हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियोस में हम लोग बीए सेकंड ईयर के हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर को लेकर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास को लेकर एक बार पुनः पेश हुए हैं। और दोस्तों उसी कंटिन्यूड क्लासों के साथ में आज की हमारी ये क्लास 8वीं क्लास है। दोस्तों लगातार 7 क्लासें रिकॉर्ड हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्लेलिस्ट का। और दोस्तों देखना मत भूलिएगा, आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाले प्रश्नों को समझाया गया है और उन्हीं प्रश्नों को क्लास में रखा गया है जो लॉन्ग क्वेश्चन से और समझने के लिए डिफिकल्ट होते हैं और आपके एग्जाम तक कंप्लीटली सीरीज को समझा लिया जाएगा। तो दोस्तों आप जरूर क्लासों को अटेंड कीजिएगा। तो चलिए हम आज की इस वीडियोस को यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियोस में हमारा क्वेश्चंस ये रहेगा। दोस्तों हमारी लगातार क्लासें पेश हो रही है और बीए सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए, अगर आप भी बीए सेकंड ईयर के विद्यार्थी है और क्लासें लगातार अटेंड कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और अपने दोस्तों के साथ में, अपने जिगरी साथी के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। बिल्कुल शेयर करना है क्योंकि तो आप अपनी इस परफॉर्मेंस को दिखाइएगा, अपने जिगरी साथी को बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस वीडियोस को हम शुरू करते हैं। देखिए आज के इस क्लास में हमने प्रश्न रखा है फिरोज शाह तुगलक का हमने क्वेश्चंस रखा है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और चलते हैं इसके आंसर की ओर कि वास्तव में फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कौन कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था में, जैसे कि प्रशासनिक व्यवस्था को देखें तो दोस्तों राजस्व सुधार, कृषि सुधार और निर्माणकारी जो कार्य होते हैं, शिक्षा व्यवस्था को देख लेते हैं और न्याय व्यवस्था है, ये सभी प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों हम समझते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधारों को, हम आंसर की ओर आगे बढ़ चुके हैं। सवाल को आपने पढ़ ही चुके हैं, सवाल को कि फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक नीति को लिखिए। तो उसी नीति को हम लिखने वाले हैं। देखिए फिरोज शाह तुगलक एक उदार एवं दयालु शासक था। बिल्कुल उदार और दयालु शासक होगा तो ही वो परोपकारी कार्य करवाएगा, लोगों के हित में कार्य करवाएगा, कृषि सुधार कार्य करवाएगा, है ना। तो इस प्रकार के जो कार्य कौन करता है? जो दयालु होगा, उदार शासक होगा। तो ऐसा ही शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। वह युद्धों की बजाय साम्राज्य में शांति एवं व्यवस्था स्थापित करना तथा शासन व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था। दोस्तों राज्य में क्या करना? शांति स्थापित करना, व्यवस्था, शांति व्यवस्था स्थापित करना। दोस्तों ऐसा कोई शासक भी नहीं चाहता था। केवल शासक जो भी राजा वगैरह होते थे उनके मन में ये रहता था कि वास्तव में मेरा साम्राज्य कितना बड़ा हो सके, जितना बड़ा हो सके, चाहे युद्ध करो, चाहे किसी को मारो, कुछ भी करो, ठीक है ना। लेकिन राजा केवल यही चाहता था कि मेरा राज्य बड़ा हो, मेरा राज्य बहुत ही बड़ा हो। लेकिन दोस्तों वो किसी के हित के बारे में नहीं सोचता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक एक ऐसे व्यक्ति है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति है जो सबसे अलग थे। क्योंकि दयालु शासक, उदारवादी, दयालु और शांति व्यवस्था को स्थापित करने वाला हितैषी शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है ना। शासन व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था, उसका प्रमुख उद्देश्य प्रजा की भलाई करना। दोस्तों कोई शासक ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल उदारवादी, दयालु शासक थे। इसलिए कैसी प्रजा के अंदर, राजा की प्रजा के अंदर, फिरोज शाह की प्रजा के अंदर दया भावना, है ना, भलाई करने के लिए ये कार्य करते थे। परंतु वह संकीर्ण विचारों का व्यक्ति था। संकीर्ण का अर्थ हुआ दोस्तों छोटे छोटे, सिकुड़े हुए, संकीर्ण विचारों का क्या था? धनी था या फिर व्यक्ति था। बिल्कुल छोटे छोटे विचार है वो रखता था बिल्कुल। तथा उलेमा वर्ग की सलाह से कुरान की शिक्षाओं के अनुसार शासन का संचालन करता था। उलेमा वर्ग की सलाह, एक दोस्तों वर्ग आता है इसमें, एक अलग कोई वर्ग होगा इसके शासनकाल में, तो उस उलेमा वर्ग की सलाह के हिसाब से, है ना, वो सलाह देते थे कि आप कुरान पढ़ो और कुरान में जिस प्रकार से बताया गया है कि शासन व्यवस्था को किस प्रकार संचालित किया जाता है, उस हिसाब से उसको संचालित करो। तो वो क्या करता था कि उलेमा वर्ग जैसे जैसे बताते थे तो वो फिरोज शाह तुगलक है, वो क्या करता था, उसकी सलाह के हिसाब से, उस कुरान की शिक्षाओं के अनुसार अपनी शासन को चलाता था। दोस्तों यहाँ पर संक्षिप्त में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम सीधे सीधे संक्षिप्त का अर्थ हुआ दोस्तों, शॉर्ट में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों क्लास लंबी हो सकती है लेकिन आपको बिल्कुल इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप वीडियोस को
लैंडस्केप कर लीजिएगा और फोन को एक जगह नीचे रखिए, ताकि क्या है कि आप फोन में, अगर फोन हाथ में रखोगे तो छेड़छाड़ होती रहेगी। अगर आप फोन को साइड में सामने रखोगे और फिर बैठोगे तो दोस्तों आप एकदम अच्छी तरीके से कंसंट्रेट होकर बैठोगे और आपका फोकस कहाँ पर रहेगा, आपकी स्क्रीन पर रहेगा और अच्छी तरीके से आप परफॉर्मेंस कर पाओगे। दोस्तों अच्छी तरीके से और बिल्कुल सटीक ध्यान से सुनी हुई चीज हमेशा याद रहती। दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि आप अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लिए हैं तो आप एग्जाम तक अच्छा परफॉर्मेंस, यानी कि आप जैसे ही दोबारा चीजें हैं वो रिवाइज करोगे, समझी हुई चीज़ों को जब हम दोबारा रिवाइज करते हैं तो दोस्तों जल्द से जल्द हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो दोस्तों यही फायदा है अभी से पढ़ने का, कि आप अभी से, मैं जिस प्रकार से मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, तो ये समझाने का केवल आप ये उद्देश्य मानिए कि आप जब इसको दोबारा पढ़ोगे, जब आप खुद की सीरीज में ये दोबारा देखोगे तो आपको दोस्तों बहुत ही अधिक फायदा मिलेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा, यही आपसे निवेदन रहेगा। तो चलिए राजस्व व्यवस्था को हम देखते हैं कि इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व व्यवस्था यानी कि, तो चलिए हम इसको किसानों को लेकर हैं, इसमें हम देखते हैं, यानी किसानों से जो कर वगैरह लिया जाता है राजस्व व्यवस्था में, उसको देखते हैं। फिरोज तुगलक ने राजस्व व्यवस्था में जो सुधार किए, पहला सुधार है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किसानों को ऋण के रूप में 2 करोड़ रुपए बांटे गए, जिसे फिरोज तुगलक ने माफ कर दिए। दोस्तों यहां पर फिरोजा तुगलक से पहले एक शासक हुआ करता था मोहम्मद तुगलक। फिर अब अभी इस समय आज की इस वीडियोज में हम सवाल किसका पढ़ रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक का प्रशासनिक सुधारों को लेकर, यानी कि फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था, उसमें कौन कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था थी, और प्रशासनिक व्यवस्था में हम पढ़ रहे हैं राज व्यवस्था को। लेकिन दोस्तों फिरोज शाह तुगलक से पहले एक शासक था मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में इस फिरोज शाह तुगलक ने नहीं, मोहम्मद तुगलक ने किसानों को ऋण के रूप में 2 करोड़ रुपए बांटे थे अपने राज्य में। 2 करोड़ रुपए किसानों को अलग अलग बांटे थोड़े थोड़े करके, जिससे ही फिरोज शाह तुगलक ने माफ कर दिया। यानी कि पहले के जो ऋण के रूप में दिए हुए पैसे थे उनको फिरोज शाह तुगलक ने माफ कर दिए। ठीक है, ये बताया जा रहा है। सुल्तान ने सूबेदारों तथा पदाधिकारियों आदि से वार्षिक भेंट लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया। दोस्तों ये फिरोजा तुगलक है, इसने सूबेदारों तथा पदाधिकारी है उनसे जो वार्षिक भेंट लेने की प्रथा थी उसको भी समाप्त कर दिया। यानी 1 वर्ष में जो भेंट होती थी उसके भी दोस्तों पैसे लिया करते थे, सूबेदारों और पदाधिकारी पैसे लिया करते थे, तो उस प्रथा को भी, वार्षिक भेंट लेने से भी वो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि इसका भार किसानों पर पड़ता था। इसके बाद में दोस्तों सेकंड पॉइंट है कि फिरोज तुगलक ने राज्य की अनुमानित आय का वितरण तैयार करने का कार्य ख्वाजा हिसामुद्दीन को सौंपा। अपने राज्य में अब फिरोजा तुगलक ने एक और कार्य किया कि फिरोजा तुगलक का राज्य था उसमें अनुमानित आय, यानी कि फिरोजा तुगलक जहां पर भी शासन करता है उस राज्य के अंदर कितनी आय होती है, यानी कि अनुमानित आय का वितरण तैयार करने का कार्य ख्वाजा हिसामुद्दीन को सौंपा। यानी कि आप ये गणना करो कि राज्य में कितना धन आता है, कितनी राज्य में आय आती है। आय का अर्थ हुआ, अनुमानित आय का अर्थ हुआ कितने अनुमान के हिसाब से लगभग कितने पैसे राज्य में आते हैं, 1 वर्ष में कितने पैसे आते हैं, इसकी गणना के लिए हिसामुद्दीन को ये हम कहेंगे इसको कि ये कार्य सौंपा, है ना। हिसामुद्दीन को ये कार्य सौंपा कि आप इसकी गणना करो। ख्वाजा हिसामुद्दीन ने विभिन्न स्रोतों का दौर किया। 6 वर्ष के परिश्रम के बाद खालसा भूमि से होने वाली राज्य की आय 6 करोड़ 85 लाख टका निर्धारित की, जिसमें फिरोज तुगलक के शासनकाल के अंत का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ पर जो कार्य सौंपा था ख्वाजा हिसामुद्दीन को, दोस्तों ख्वाजा हिसामुद्दीन ने लगातार 6 वर्षों तक
वो कार्य किया कि वास्तव में कितनी आय आ रही है राज्य में, इसको उसने देखा 6 वर्षों तक। तब उसे पता चला कि वास्तव में राज्य में तो कितनी आय आ रही है, 6 करोड़ 85 लाख टका निर्धारित की गई, यानी कि इतनी आय आ रही है, जिसमें फिरोज तुगलक के शासन के अंत तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि फिरोज तुगलक का जब तक शासन रहा तब तक ये इतने रुपए आते रहे, 6 करोड़ 85 लाख, यानी कि इतने टके तो आते ही रहे। इसमें फिरोज तुगलक के शासनकाल में जब तक फिरोज तुगलक शासक था तब तक इसमें न तो कोई परिवर्तन आया और न तो ये गिरे भाव और न ही बढ़े, यानी कि इतने रुपए तो आते ही थे, यानी 6 वर्ष लगातार इतने रुपए आए। थर्ड पॉइंट है, फिरोज तुगलक ने 24 करों को समाप्त कर दिया, जो राज्य में किसानों से कर लिए जाते थे। ठीक है ना, आपने अलग अलग कर पढ़े होंगे, जैसे कि अब अगर राजा ने कोई नया भवन का निर्माण कराया तो भी वो कर लेते थे, वो अलग अलग उनके हिसाब से। अगर कोई राजा की पत्नी नया चूड़ा पहनती थी या फिर राजा की बेटी का विवाह होता था तो भी कर लिया जाता था। इस प्रकार से अलग अलग राजा अपने हिसाब से कर रखता था, ये जरूरी नहीं कि फिक्स है कर, लेकिन वो राजा अपने हिसाब से रखता था। इस प्रकार से जो 24 कर थे राज्य में उनको भी समाप्त कर दिया और कुरान के अनुसार केवल 4 कर लगाए। कुरान में जो कर लगाए जाते हैं, कर के बारे में लिखा गया है कुरान में, उस हिसाब से 4 कर लगाए। पहला तो है खराज कर लिया जाता था, फिर है जकात कर लिया जाता था, फिर जजिया कर लिया जाता है, फिर है खम्स कर लिया जाता था। ये ध्यान रखना, खराज, जकात, जजिया और खम्स, ये तीनों कर फिरोज शाह तुगलक जनता से लेता था। बाकी जो 24 कर थे उनको माफ कर दिया। ठीक है, इस 4 करों के अतिरिक्त सुल्तान ने सिंचाई कर भी लगाया। दोस्तों, इन 4 तो कर जो कुरान में लिखे हुए वो तो लेता था, लेकिन इन 4 के अतिरिक्त भी एक कर लिया, वो है सिंचाई कर, कि आप अपने खेतों में सिंचाई करते हो, फसलों को पानी पिलाते हो, यानी कि सिंचाई करते हो, तो आपको सिंचाई कर भी, यानी कि पानी का कर भी देना पड़ेगा। तो ये भी कर लगाया। ठीक है, इसके बाद में आता है कृषि सुधार। दोस्तों, अब अभी तक हमने पढ़ा राजस्व सुधार। दोस्तों, राजस्व सुधार में हमने क्या पढ़ा? किसानों के बारे में ही पढ़ा है। किसानों का जो ऋण है उसको समाप्त किया, फिर किसानों को जो धनराशि ऋण के रूप में दी थी उसको माफ किया। इसके बाद में जो भी अधिकारी हुआ करते थे उसकी भेंट के रूप में जो कर लिया जाता था तो उसको समाप्त किया। इस प्रकार से किसानों के हित में कार्य किया, तो वही क्या होता है? राजस्व सुधार। ठीक है ना, इस प्रकार से जो करों को माफ करना वगैरह वगैरह, तो ये राजस्व सुधार। राज्य में जो सुधार किए जाते को माफ करना वगैरह वगैरह, तो ये राजस्व सुधार, राज्य में जो सुधार किए जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम आते हैं कृषि सुधार को। दोस्तों, अगर आप इसको समझ नहीं पाए तो एक बार पुनः इसको इस कंटेंट को एक बार पुनः वीडियोस को बैक कीजिए और एक बार पुनः देख लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं कृषि सुधारों की ओर। ठीक है, अगर हम 2-2 बार पढ़ने जाएंगे तो दोस्तों समय लग जाएगा और इतना वीडियो लंबा होगा तो दोस्तों आपके अटेंड करना भी दोस्तों थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए, कृषि सुधार। फिरोज तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए अनेक नहरों, कुओं, बांधों, जलाशयों आदि का निर्माण करवाया। उसने 5 नहरों का निर्माण करवाया। पहली नहर सतलज नदी से निकालकर घग्गर नदी तक जाती थी, जो 96 मील लंबी थी। दूसरी नहर यमुना नदी से निकाली और हिसार फिरोजा तक जाती थी, 150 मील लंबी थी। फिर तीसरी नहर आती है मंडवी तथा सिरमौर की पहाड़ियों से आरंभ होकर हांसी तक जाती थी। दोस्तों, लगातार 3 नहरें और अब आ रही है 4थी नहर घग्गर से फिरोजाबाद तक जाती थी। 5वीं नहर यमुना से निकलकर फिरोजाबाद तक जाती थी। इसके अतिरिक्त सुल्तान ने 160 कुएं खुदवाए। 160 कुएं खुदवाए सुल्तान ने। किसने? इस फिरोजा तुगलक ने। उसने अन्य नदियों पर 50 बांध बनवाए तथा तालाबों का निर्माण करवाए। इन नहरों के निर्माण से कृषि की उपज में बहुत वृद्धि हुई तथा उससे राज्य की आय में भी वृद्धि हुई। दोस्तों, इतना सारे कार्य करवाया तो राज्य की आय में वृद्धि होगी, कृषि में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, है ना। तो दोस्तों, यानी कि कृषि सुधार के अंदर कृषि के लिए कुएं खुदवाए, बांधों का निर्माण करवाया, जलाशयों का निर्माण करवाया और 5 नहरों का निर्माण करवाया। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है ना। एक कृषि सुधार में, फिरोजा तुगलक की कृषि सुधार में कुआं, नहर, बांध और जलाशयों का निर्माण कराया और 5 नहरों का निर्माण करवाया। उसमें से पहली नहर है कौन सी? पहली नहर
सतलज नदी पहली नहर है वो सतलज नदी से निकालकर घग्गर नदी तक जाती थी, वो जो कि 97 मील लंबी थी। इसके बाद में दूसरी नहर है वो यमुना नदी से निकलती थी और हिसार फिरोजा तक जाती थी जो 150 मील थी। तीसरी नहर है मंडवी नहर तथा सिरमौर की पहाड़ियों से आरंभ होकर हांसी तक जाती थी। चौथी नहर है दोस्तों घग्गर से निकलती थी, घग्गर से फिरोजाबाद तक जाती थी। पांचवी नहर है यमुना से निकलती थी और फिरोजाबाद तक जाती थी। ठीक है, और इसके अतिरिक्त सुल्तान ने 160 कुएं खुदवाए, इसके बारे में आप 160 कुएं खुदवाए ये लिखना। इसके बाद में 50 बांध बनवाए। और इन सभी कार्यों से क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों? अगर कोई कार्य करवाया जाता है, नहरों को बनवाया जाता है, कुओं को खुदवाया जाता है, तो दोस्तों किसानों को आखिर फायदा क्या होता है? तो दोस्तों क्या फायदा हुआ? देखो, अनेक राजा है जो फायदा काम तो करवाते हैं लेकिन फायदा नहीं होता। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने कार्य करवाया दोस्तों, नहरों के निर्माण से कृषि की उपज में वृद्धि हुई। दोस्तों मेन पॉइंट यहाँ, ये एक पूरा कार्य हुआ तो सफल कब हुआ? जब वृद्धि हुई तथा राज्य में आय की वृद्धि हुई, है ना, पैसे आए, है ना। निर्माण कार्य करवाने से थोड़ी बहुत वृद्धि किसानों के अंदर भी किसानों की खेतों में देखने को मिली। तो चलिए हम तीसरे पॉइंट की ओर बात करते हैं, बाग लगवाना। दोस्तों बाग लगवाना यानी कि आप समझ रहे हो, बाग लगवाना, पेड़ पौधों को लगवाया होगा। देखिए फिरोज तुगलक ने दिल्ली के आसपास लगभग 1200 बाग लगवाए, ठीक है ना, 1200 बाग लगवाए। इन बागों में कई प्रकार के फल पैदा किए। दोस्तों बाग कई प्रकार के होते हैं, एक तो पेड़ों का बाग हो सकता है, एक फूलों का बाग हो सकता है, एक फलों का बाग हो सकता है। तो दोस्तों इसने क्या करवाया कि 1200 बाग लगवाए, ठीक है ना, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के ये कहाँ का सर सकता, दिल्ली का तो दिल्ली के आसपास 1200 बाग लगवाए। किसके बाग लगवाए? तो इन बागों में कई प्रकार के फलों के बाग, 1200 बाग कौन से? फलों के बाग। तो कई प्रकार, अलग अलग प्रकार के फल, एक प्रकार के फल नहीं, अलग अलग प्रकार के फलों के बाग लगवाए, जिससे राज्य को 1,80,000 टक्के की वार्षिक आय। दोस्तों बाग लगवाए तो भी फायदा हुआ, 1,80,000 टक्के का फायदा हुआ। तो इतना सारा देखो, कृषि कार्य करवाया तो भी उसको फायदा हुआ, बाग लगवाया तो भी उसको फायदा हुआ। दोस्तों किसी भी योजना का फायदा मिलना चाहिए, तो यही दोस्तों किसी भी राजा का उद्देश्य रहता है, अगर वो दयालु शासक है तो, ठीक है ना, हितैषी शासक है तो। लेकिन होते नहीं है, पहले तो होते ही नहीं थे। इसके बाद में दोस्तों उद्योग का अर्थ हुआ दोस्तों कोई ऐसी बड़ी जगह जहां पर कच्ची सामग्री को पक्की सामग्री में बदलने की प्रक्रिया स्थापित की गई हो एक ही जगह पर, यानी कि बहुत ही बड़ा जो सेंटर होता है जहां पर कच्ची चीज को पक्की चीज में परिवर्तित किया जाता है, तो वही क्या होता है? उद्योग अलग अलग प्रकार के होता है, जरूरी नहीं कच्ची को पक्की में परिवर्तित करना। देखिए फिरोज तुगलक ने 36 कारखाने स्थापित किए, जिसमें राजमहलों और राजकीय उपभोग में आने वाली वस्तुओं, दरियों, गलीचों आदि का निर्माण करवाया। दोस्तों उद्योग की दृष्टि से कितने उद्योग? 36 कारखानों को हम उद्योग कह सकते हैं, कारखाने स्थापित करवाए। अब कारखाने भी अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, कारखाने एक प्रकार के नहीं होते। जैसे आज के जमाने में देखें तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कारखाने होते हैं। फर्नीचर कह दो तो अलग कारखाना होगा, स्टील कह दो अलग कारखाना होगा, लोहा के कह दो अलग कारखाना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कारखानों का निर्माण भी, कितने कारखाने? 36 कारखानों का स्थापित करवाए, जिसमें राजमहल और राजकीय उपभोग में आने वाली वस्तुओं, जैसे कि दरिया हैं तो दरियों का कारखाना जहाँ पर दरिया बनाई जाती है, गलीचे बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार के वहाँ पर निर्माण करवाए। इसके बाद में परोपकारी कार्य, परोपकार का अर्थ हुआ दूसरों के हित में कार्य, परोपकार दूसरों के उपकार में किया जाने वाला कार्य। तो दोस्तों फिरोज तुगलक ने परोपकार के कार्य करवाए। कैसे? फिरोज तुगलक ने बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने के लिए एक रोजगार दफ्तर की स्थापना की, रोजगार दफ्तर की स्थापना की, है ना। जो भी बेरोजगार लोग राज्य में रहते थे उनको कहा कि मैं एक दफ्तर की स्थापना करता हूं जिसमें आप शामिल होइएगा। हजारों बेरोजगार लोगों को इस विभाग से नौकरियां देगी। कौन सा विभाग? ये बेरोजगार दफ्तर विभाग की स्थापना की, है ना। इसके माध्यम से हजारों लोगों को क्या नौकरियां मिली। सेकंड पॉइंट है कि फिरोज तुगलक ने निर्धन मुसलमानों की सहायता के लिए
फिरोज तुगलक ने निर्धन मुसलमानों की सहायता के लिए राजधानी में दीवान ए खैरात नामक एक विभाग की स्थापना की। दीवान ए खैरात एक विभाग की स्थापना की, किसके लिए? बेरोजगार मुसलमानों के लिए, निर्धन गरीब मुसलमानों के लिए दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की। अब इसका फायदा, इस दान विभाग से 1000 निर्धन मुसलमानों को कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी गई। दोस्तों, जो भी निर्धन गरीब मुसलमान है उसकी बेटियों के विवाह के लिए इससे क्या होता था, इस विभाग से उसको धनराशि मिलती थी, है ना। ठीक है, मुसलमानों को कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी गई। किसकी सहायता से? कौन सा विभाग? दीवान ए खैरात विभाग की सहायता से निर्धन मुसलमानों की बेटियों का विवाह हो पाया, यानी कि उसको पैसा मिला, उसको आर्थिक सहायता मिली, तब जाके वो विवाह कर पाए। किसके कारण? इस दीवान ए खैरात। अब इस विभाग की स्थापना की तो ये मुसलमानों के लिए की, तो मुसलमान इसमें जितने पैसे आते थे वो मुसलमानों को दिए जाते थे, तो मुसलमानों के घर पे जो बेटियां होती थी उसका विवाह हो जाता था। दोस्तों, हर कोई कार्य करवाया इस फिरोज शाह तुगलक ने, सक्सेसफुल हुआ। दोस्तों, ये कार्य करने के तरीके और उसके मैनेजमेंट के हिसाब से होता है, उस प्रभाव से होता है। अब आता है तीसरा पॉइंट, सुल्तान ने राजधानी दिल्ली में एक चिकित्सालय, यानी कि दोस्तों चिकित्सालय अस्पताल, है ना, हॉस्पिटल का निर्माण कराया। दारुल सफा की स्थापना की। ये चिकित्सालय वही हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है ना। दारुल सफा भी उसको कहते थे, जहां पर इलाज करवाया जाता है, जहां रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा होती थी। दोस्तों, दिल्ली, यहाँ पर देखिए, सुल्तान यानी कि फिरोज शाह तुगलक की राजधानी कौन सी थी? दिल्ली थी। तो दिल्ली में एक चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल का निर्माण कराया, और इस हॉस्पिटल के अंदर रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा होती थी। बड़ी बात है, यहाँ पर रोगियों को मुफ्त भोजन और औषधि दी जाती, ये भी बड़ी बात है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये एक दयालु शासक होगा, उसी के शासनकाल में होगा। दोस्तों, प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजा ईमानदार है, और दोस्तों सवाल वही आएगा जो अच्छा होगा और किसी के हित में यानी कि प्रजा के हित में कार्य किए हैं राजा ने, इसलिए राजा का नाम हुआ है। तो दोस्तों, इसको अंत तक बने रहिएगा। इसके बाद में कौन सा पॉइंट है, देखिए, सार्वजनिक निर्माण कार्य। अब दोस्तों, सार्वजनिक निर्माण कार्य में क्या हुआ, जैसे कि कोई भी मंदिर का निर्माण करवा दिया, तो मंदिर एक प्रकार का सार्वजनिक स्थान होता है, जहां पर हर कोई, छोटा बड़ा, लूला लंगड़ा, यानी कि एक बच्चे से लगाकर बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आ सकता है, ठीक है ना, वहां पर रह सकता है। तो वो एक सार्वजनिक स्थान मंदिर होता है। देखिए, फिरोज तुगलक ने अनेक मस्जिदों, राजप्रसादों, सरायों, अस्पतालों, मकबरों, जलाशयों, पुलों आदि का निर्माण कराया। एक मुस्लिम शासक था, इसलिए इसने मस्जिदों का निर्माण कराया। अगर हिंदू शासक होता, राजपूत शासक होता, तो इसकी जगह किसका निर्माण करा था? मंदिरों का निर्माण करा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर मस्जिद आ जाएगी, राज प्रसादों का निर्माण कराया, सरायों का, अस्पतालों का, मकबरों का, जलाशयों का, और पुलों का निर्माण भी इसने करवाया, है ना। सार्वजनिक कार्य, जलाशय सबके लिए होता है, मकबरे सबके लिए होते हैं, कोई भी आ सकता है, अस्पताल सबके लिए आता है, कोई भी इलाज करवा सकता है, यानी कि सार्वजनिक सबके लिए वो कार्य इसने करवाया निर्माण कार्य में। और अपनी पुरानी इमारतों तथा मकबरों की मरम्मत करवाई। जो भी इसकी पुरानी इमारत थी, जैसे कि कोई पुराना भवन है, उसकी इमारत पुरानी होगी तो उसको गिरवा कर दोबारा उसकी मरम्मत करवाई, जिसमें दिल्ली की कुतुब मीनार, अलाई तालाब, खास शमसी तालाब, इल्तुतमिश का मकबरा, अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे आदि प्रमुख हैं। इसका क्या करवाया? पुनर्निर्माण कराया। उसने दिल्ली के कोटला, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा बदायूं के निकट फिरोजपुर आदि नगर की स्थापना की। अलग अलग नगरों का भी इसने निर्माण कराया, जैसे कि फतेहाबाद हो गया, हिसार हो गया, जौनपुर हो गया, बदायूं हो गया, फिरोजपुर हो गया। इस नगरों की स्थापना करवाई किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। उसने अशोक के समय की 2 लाटें दिल्ली में स्थापित, अशोक के समय की 2 लाटें हैं वो दिल्ली में स्थापित करवाई। अब आता है दोस्तों अगला पॉइंट, शिक्षा एवं साहित्य।
साहित्य की उन्नति, यानी कि दोस्तों शिक्षा को लेकर उसने उन्नति, अच्छे कार्य करवाए, और साहित्य लिखना है ना भाषा की दृष्टि से, तो उसकी दृष्टि से इसने अच्छे कार्य करवाए। तो शिक्षा और साहित्य की उन्नति देखिएगा, फिरोज तुगलक के शासनकाल में शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। ओके, ये तो आपको लिखना ही है कि फिरोज शाह तुगलक के काल में शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी उन्नति हुई। दोस्तों इस प्रकार के पॉइंट आपको लिखने हैं ताकि एग्जामिनर को प्रभावित कर सके। दोस्तों अच्छे से अच्छे लिखने का प्रयास करना है, और जो जितना आप एक्स्ट्रा लिख सको, जैसे कि आपको पॉइंट मिल गया कि फिरोजा तुगलक में आपको प्रशासनिक सुधार के अंदर शिक्षा और प्रशासनिक, अब देखिए प्रशासनिक सुधार, आप एक बार पुनः प्रश्न पर आइए। देखिए हम वापस प्रश्न पर आए हैं, जो हम प्रश्न पढ़ रहे थे वापस उस प्रश्न को समझे, यानी कि प्रशासनिक, दोस्तों मैं आपको ये बताना भूल गया। देखिए प्रशासनिक व्यवस्था का अर्थ हुआ जैसे कि राजा का शासन जिस राज्य में, मान लो कि इतना सा एरिया है और इस एरिया के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर राजा का शासन है, तो एक प्रकार का ये प्रशासन हो गया। जिस पर राजा का शासन होता है वो प्रशासन होता है। तो दोस्तों राजा मान लो कि राज्य के बीच में बैठा, तो राजा यह चाहेगा कि मेरे राज्य में सब कुछ व्यवस्था हो, अस्पताल हो, शिक्षा हो, साहित्य हो, है ना। तो इस प्रकार के कृषि कार्य में सुधार हो, लूटमार न हो, कर ज्यादा न लगे, जो आवश्यक कर है वो लगे, तो उस राज्य के अंदर जो कार्य करवाए जाते हैं वो प्रशासनिक कार्य होते हैं। तो दोस्तों प्रशासनिक कार्यों को अभी तक हमने पढ़ा, आप समझ रहे होंगे। शिक्षा और साहित्य को हम पढ़ रहे थे। फिरोज तुगलक ने अनेक मकतबों, मदरसों की स्थापना की जिन्हें राज्य की ओर अनुदान किया जाता था। दोस्तों यहाँ पर मकतबों और मदरसों, जहाँ पर मुस्लिम शिक्षा मदरसों में दी जाती है, तो इसकी स्थापना राज्य की स्थापना करवाई जिन्हें राज्य की ओर अनुदान दिया जाता था। योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी दी जाती थी, जैसे कि जिस विद्यार्थी, अगर कोई टैलेंट विद्यार्थी है और वो अपने कक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करता है, ठीक है ना, उसको छात्रवृत्तियां भी उस समय दी जाती थी, ठीक है ना। मदरसों में इस्लामी कानून, धर्मशास्त्रों, हदीस की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है ना। इस प्रकार से वो मुस्लिम शिक्षा होती थी, मुस्लिम कानूनी शिक्षा, मुस्लिम धर्मशास्त्रों की शिक्षा वो दी जाती थी। इसके बाद में इससे बड़ा मदरसा दिल्ली में स्थापित था। दोस्तों दिल्ली में एक और मकबरा था, सॉरी मदरसा था, इससे भी बड़ा था, है ना। इससे बड़ा मदरसा दिल्ली में स्थापित था जो मदरसा ए फिरोज शाही कहलाता था। इससे भी एक बड़ा था जो फिरोज शाह तुगलक ने मदरसा स्थापित किया है। इससे भी बड़ा दिल्ली में एक और मकबरा था, उसका नाम था मदरसा ए फिरोज शाही कहलाता था। इस मदरसे में प्रकांड विद्वान अलाउद्दीन खिलजी, रूमी तथा अनेक प्रसिद्ध विद्वान शिक्षा प्रदान करते थे। दोस्तों ये तो मदरसे में जो शिक्षा प्रदान करते हैं उसके नाम है, जैसे कि विद्वान अलाउद्दीन रूमी और प्रसिद्ध विद्वान, यहाँ पर अलग विद्वान है वो शिक्षा प्रदान करते थे। अब हम दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें न करते हुए 8वें पॉइंट ये, और ठीक है ना। न्याय व्यवस्था, इसको ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है, हमने ये पढ़ लिया है, खूब है, ठीक है ना, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं सीधा न्याय व्यवस्था की ओर। दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। फिरोज तुगलक की न्याय व्यवस्था इस्लामी कानूनों पर आधारित थी। फिरोज तुगलक की जो न्याय व्यवस्था थी वो इस्लामी कानूनों पर आधारित थी। इस्लामी कानून यानी कि जो उसकी कुरान है उसमें जो नियम बताए गए हैं उस हिसाब से, जो इस्लामी कानून बताता है उस हिसाब से उसकी जो व्यवस्था थी वो थी, ठीक है ना। न्याय विभाग तथा धर्म विभाग के सभी पदों पर उलेमा वर्ग के व्यक्ति ही नियुक्त थे। कौन से वर्ग के? उलेमा वर्ग के। न्याय विभाग यानी कि जहाँ पर न्याय किया जाता है। इसके बाद में धर्म विभाग, जैसे कि कोई भी धार्मिक स्थल है तो वो धर्म विभाग हो गया जहाँ से इनकम आय होती है। इसके बाद में इन सभी न्याय कहो या फिर धर्म विभाग को, इन सभी पदों पर कौन से? उलेमा वर्ग के ही व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था कि आप न्याय विभाग में जाओ और यहाँ पर कार्य करो। इस प्रकार से सुल्तान ने अपराधियों को मृत्युदंड देना अथवा अंग भंग की सजाएं देना बंद कर दिया। दोस्तों
अगर किसी व्यक्ति ने गलती की है तो उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, यानी कि मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया, और अंग भंग यानी कि उसकी हड्डी तोड़ना, उसको मारना, है ना, इस प्रकार की सजा को बंद कर दिया। इसके बारे में दास प्रथा, दोस्तों इसके बारे में आती है दास प्रथा। फिरोज शाह तुगलक के समय गुलामों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई थी। सुल्तान ने दासों की देखभाल के लिए पृथक विभाग की स्थापना की। दीवान ए बदगान कहा जाता था। दास प्रथा को लेकर भी फिरोज शाह तुगलक ने कार्य करवाए कि जो फिरोज शाह तुगलक के समय गुलाम हुआ करते थे उस गुलामों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गई थी। सुल्तान ने दासी की देखभाल के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की। जितनी भी सुल्तान ने दासों की देखभाल, जैसे कि कोई भी बहुत सारे दास हो गए, 1,80,000 दास हो गए, तो इस दासों की देखभाल करने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की कि आपको ये विभाग सौंपा जाता है और आप इसमें दासों की देखभाल करो, जिसे दीवान ए बदगान कहा जाता था। वो विभाग था ना, उसको दीवान ए बदगान कहा जाता था। लगभग 40,000 दास दाही महलों में सुल्तान तथा उसके परिवार को सेवा में नियुक्त थे। 12,000 दास विभिन्न दस्तकारियों में प्रशिक्षण किए गए। 1,000 दासों सरकारी कारखानों, उद्योगों, निर्माण विभाग नियुक्त किए गए, परंतु यह दास प्रथा राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। दोस्तों, दास प्रथा को लेकर यहाँ पर इसने कार्य किया, लेकिन ये फेल हुआ। बहुत सारे इसने कार्य करवाए फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन वो फेल नहीं हुए। लेकिन दास प्रथा को लेकर इसने कार्य करवाया। दास अधिक हो चुके थे, इसलिए दास विभाग की स्थापना की और दासों के देखभाल के लिए, यानी कि दास विभाग एक समूह बनाया कि ये भाई यहाँ पर एक कमरा है और इसमें दासों को रखा जाएगा और इसकी देखभाल करनी है। और उस देखभाल करने के लिए क्या किया, एक विभाग की स्थापना की, एक कमरे की स्थापना की और उस कमरे का नाम दिया दीवान ए बदगान। समझ गए। लगभग 40,000 दास शाही महलों में सुल्तान, 40,000 तो जो दास थे ना वो शाही महलों में सुल्तान, ठीक है ना, तथा उसके परिवार को सेवा में नियुक्त थे। जो भी उस दासों का परिवार है उसको सेवा में नियुक्त किया गया था। 12,000 दास विभिन्न दस्तकारियों में प्रशिक्षण किए गए। फिर 1,000 दास सरकारी कारखानों के अंदर थे और उद्योगों का निर्माण विभाग में नियुक्त किए गए, परंतु दास प्रथा राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। दोस्तों, दासों को अलग अलग स्थानों पर भेजा, लेकिन दास अधिक थे, इसलिए वो जो व्यवस्था थी वो बिगड़ गई। इसके बाद में आता है सैन्य व्यवस्था। दोस्तों, इस दासों को लेकर आपको समझ में थोड़ा बहुत कम आया होगा, एक बार पुनः वीडियोज को रिपीट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि दास कुल मिला के अधिक हो गए थे, 1,80,000 दास हो गए थे। उनको एक विभाग बनाया, उसमें रखा, उसमें देखभाल की। कुछों को, यानी कि जो भी जवान थे उनको अलग अलग स्थानों पर भेजा, लेकिन फिर भी दास से वो बहुत अधिक थे, इसलिए दास बढ़ते गए, यानी कि दास व्यवस्था फेल हो गई, है ना। यानी कि यह है वो हानिकारक सिद्ध हुई। इसके बाद में आता है सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था को लेकर हम पढ़ते हैं। फिरोज तुगलक में सैन्य संगठन तथा सुधार की क्षमता नहीं थी। सैन्य व्यवस्था को लेकर फिरोज तुगलक के अंदर, फिरोज तुगलक एक ऐसा शासक था जो सैन्य संगठन तथा सुधार की क्षमता उसमें नहीं थी। सेना के अंदर सुधार लाना, सेना को संगठित करना, इस प्रकार का उसमें गुण नहीं था। अतः उसका सैनिक संगठन दोषपूर्ण था। यानी कि वो एक राजनीति की दृष्टि से, युद्ध की दृष्टि से, सैनिक संगठन, सैनिक मैनेजमेंट की दृष्टि से वो बिल्कुल फेल था। वो एक दोषपूर्ण था, उसमें एक दोष था, उसमें एक कमी थी। अब तो समझे ना। उसने स्थायी सेना रखने की पद्धति को त्याग दिया। दोस्तों, स्थायी सेना रखने की पद्धति को त्याग दिया, यानी कि जैसे कि फिरोज शाह तुगलक के पास में 1,000 सैनिक है, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, और वो 1,000 सैनिक मान लो कि 12 महीने यानी कि 1 वर्ष तक उसके पास रहे। उसके बाद में उसको त्याग दिया जाता था, दूसरे सैनिक उसको त्याग दिया, दूसरे सैनिक। इस प्रकार से उसमें क्या होता था कि सैनिक स्थायी सेना रखने की पद्धति को समाप्त कर दिया तथा केवल 80 से 90 हजार घुड़सवारों को स्थायी सेना
राजधानी में संगठित की गई। यानी कि दोस्तों स्थायी सेना के रूप में केवल इतने सैनिक थे, 80 से 90,000 जो सैनिक घुड़सवार थे को स्थायी सेना राजधानी में संगठित की गई। शेष सेना अमीरों सूबेदारों द्वारा संगठित की जाती थी। अमीर लोग थे, जो सूबेदार लोग थे, है ना, उसके द्वारा अन्य सेना को तैयार किया जाता था। सेना के इस अंग पर सुल्तान का उचित नियंत्रण नहीं था। जो सूबेदार वाली सेना होती थी और जो जैसे कि जो धनवान लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनकी जो सेना थी उन पर सुल्तान यानी कि इस फिरोज शाह तुगलक का कोई उचित नियंत्रण नहीं था। सेना पर राजा का नियंत्रण होता है, समझ रहे हो ना। राजा जिस प्रकार से कहेगा उस प्रकार से सेना करेगी। अगर सैनिक सामने वाले राजा से डरकर भाग गए हैं, अगर राजा एक बार पुनः उसको उसमें जोश भर दे तो वो वापस तैयार हो सकते हैं। उसमें नियंत्रण होना चाहिए राजा का, लेकिन वो नियंत्रण उचित नियंत्रण नहीं था। अब समझ गए। सुल्तान ने सैनिकों को नकद वेतन देने के स्थान पर जागीरें देना शुरू किया। दोस्तों जब सैनिक सेवा देता है राज्य के अंदर, उसको वेतन दिया जाता है महीने के महीने, लेकिन राजा ने क्या किया कि उसको जागीर देना शुरू कर दिया। जागीर देना यानी कि आपको वो जमीन दी जाएगी, पिछले महीने वो जमीन दी थी, अब 2-4 महीनों के बाद में वो जमीन दी जाएगी, अब 12 महीने के बाद में वो जमीन दी जाएगी। इस प्रकार से जागीरों को, जमीनों को देना शुरू कर दिया, पैसे नहीं देता था। उसने 1363 के बाद सैनिक अभियान बंद कर दिए, सैनिक अभियानों को भी बंद कर दिए, जिससे सैनिक आलसी और आराम तलब हो गए। दोस्तों जब कोई राजा युद्ध नहीं करता है, जब कोई राजा कहीं पर आक्रमण करने नहीं जाता है, तो सेना है वो युद्ध नहीं करती। अब युद्ध तब करेगी जब कहीं पर आक्रमण होगा, आक्रमण हो रहा है तो उसके विरुद्ध आक्रमण होगा। तो दोस्तों अगर राजा घर पे ही बैठा रह रहा है, अगर राजा अपने राज्य में ही बैठा रह रहा है, तो सैनिक भी उसी राज्य में रहेंगे। तो दोस्तों सैनिक उसी राज्य में रहेंगे तो वो प्रशिक्षण नहीं होगा उसका, वो नहीं लड़ेंगे तो वो लड़ना भूल जाएंगे। तो दोस्तों देखिए सैनिक वो आलसी हो गए, कौन लड़े, ठीक है ना। इस प्रकार से आरामदायक हो गए, आराम करना उसको पसंद आ गया। तो दोस्तों यानी कि सैनिक व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई। सुल्तान ने सैनिक सेवा भी वंशानुगत कर दी, यानी कि सैनिक सेवा को वंशानुगत कर दी। जो सैनिक था उसका बेटा ही सैनिक बनेगा। योग्यता और शारीरिक दक्षता का मापदंड समाप्त कर दिया। योग्यता होती थी और शारीरिक क्षमता होती थी, उसका मापदंड भी समाप्त कर दिया। बूढ़े सैनिक को अपने स्थान पर अपने पुत्र या दामाद या दास को भेजकर अधिकारी, है ना, इस प्रकार से दामाद दास को दिया जाता था। सैनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी बोतबाल था। सैनिकों का हुलिया नोट करने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा त्याग दी। सैनिक सेवा वार्षिक। कुल मिला के दोस्तों फिरोज तुगलक के समय सैन्य व्यवस्था शिथिल, भ्रष्ट और दोषपूर्ण रही। समझ गए, यानी कि सैनिक व्यवस्था बिल्कुल फेल थी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।